नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह केस तब का है जब मैं गुरुग्राम में पोस्टेड था। यह केस मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि जो गलतियां इस केस के किरदारों ने की या जिन हालात में वो फंसे, उनसे हम सब कुछ ना कुछ सीख ले सके। आलोक मेहरा पेशे से वकील था, गुरुग्राम की एक रईस फैमिली से बिलोंग करता था। आरती गुप्ता यूपी के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। वैसे तो अपनी शादी के बाद अक्सर लोग कहीं ना कहीं बाहर घूमने जाते हैं, लेकिन आरती अपनी शादी के अगले ही दिन हमारे पुलिस स्टेशन आई। आरती जी, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपके साथ जो भी हुआ है आप बेझिझक बोलिए। बोलो ना आरती, क्या हुआ तुम्हारे साथ? सर, आज सुबह मैं बिल्डर केशवानी के ऑफिस गई थी। उसने मुझे बंगलो देखने के लिए बुलाया था और सर, हमारी कल ही शादी हुई है। बिल्डर केशवानी से हमारी बंगलो को लेकर बातचीत चल रही थी। इनफैक्ट उसका आज सुबह ही मुझे कॉल आया था। देखिए केशवानी जी, वो आज मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है तो मैं बंगलो देखने नहीं आ पाऊंगा सर। देखिए सर, एक ही बंगलो बचा है और सर आपको देना है कितना है? सिर्फ 10%, बाकी तो 2 साल के बाद दे दें। देखिए, किसी ने टोकन दे दिया तो फिर नुकसान आप ही का है, तो जल्दी कीजिए। देखिए सर, चाहता तो मैं भी नहीं हूं कि ये डील मेरे हाथ से जाए, बट सर बिजी हूं ना, क्या कर सकता हूं। सर मैं एक काम करता हूं, मैं अपनी वाइफ को भेज दूं बंगलो देखने। ठीक है जी थैंक्स। ये क्या आलोक, शादी के अगले दिन ही कोई काम पे जाता है क्या? और ऊपर से बंगलो देखने भी मुझे अकेले जाना पड़ेगा। ये तो अन्याय है ना मिलाद। सॉरी आरती, बट आज की तारीख बड़ी मुश्किल से मुझे मिली है। बहुत बड़ा क्लाइंट है, ये काम मैं नहीं छोड़ सकता। इट्स ओके वकील साहब, अब गिल्टी फील मत करो, चली जाऊंगी मैं। सर, आज सुबह मैं 11 बजे केशवानी के ऑफिस गई। फिर वो मुझे बंगलो दिखाने के लिए अपने साथ लेके गया। आइए आइए आरती भाभी, ये देखिए भाभी, ऐसा थोड़ा थोड़ा फर्नीचर मैंने बना दिया है। देखिए भाभी, पूरे गुरुग्राम में इस रेट में ऐसा सेमी फर्निश बंगलो मेरे अलावा दूसरा कोई बिल्डर आपको नहीं देगा। सिर्फ मैं दे रहा हूं आप लोगों को, ये सिर्फ आपके लिए है। केशवानी जी, अगर रेट में अगर कुछ अभी रेट की टेंशन मत लो आप। अभी तो आपको सिर्फ 10% देना है ना, बचा हुआ तो 2 साल के बाद देना है। अगर उसके बावजूद भी अगर आपको कोई टेंशन रही तो मैं हूं ना, मैं करूंगा कुछ आप लोगों के लिए, भरोसा रखिए। अरे आपके पति इतने बड़े लॉयर है, आप लोग किराए के घर में रहते हो, अच्छा नहीं लगता ना। ऐसा कीजिए, आप वो बेडरूम देख लीजिए ऊपर। अच्छा। हेलो, हाँ सर जी, हाँ सब बढ़िया, हाँ जी हो जाएगा। आरती जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, केशवानी को उसके किए की सजा हम जरूर दिलवाएंगे। इसके लिए हमें पहले आपका मेडिकल टेस्ट करवाना होगा। इसीलिए मैं सबसे पहले आप ही के पास इसे लेकर आया हूं। ऐसे कैसे ले जाओगे? हलवा है क्या? इस शहर का इज्जतदार बिल्डर हूं मैं। बाहर बैठो, चाय पानी पी लो, तब तक लॉयर से बात करता हूं। शुक्र करो, इज्जत से ले जा रहा हूं। ज्यादा चूचा की ना तो घसीटता हुआ ले जाऊंगा। चले। अरे ये क्या तरीका है क्या? आपका ये आदमी सीधा उठा के लाया हमें? मिश्रा, डंडा मजबूत है ना? जी सर। पिछली बार हड्डी टूटने से पहले डंडा टूट गया था। एक्सक्यूज मी, देखिए आपको जो भी सवाल पूछना है। सवाल बाद में केशवानी साहब। क्या है केशवानी साहब, मेरे पुलिस स्टेशन में रेपिस्ट से सवाल बाद में किए जाते हैं, पहले उसे थोड़ी देर तोड़ा जाता है तबीयत से। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, वो आरती झूठ बोल रही है। आप उसे बंगलो दिखाने ले गए थे, ये बात झूठ है? झूठ है, सरासर झूठ है। मैं बिल्डर हूं, कोई ब्रोकर नहीं हूं जो बंगलो दिखाने के लिए लेके जाऊंगा। केशवानी साहब जरा ऊपर देखें। तुझे आरती के साथ जाते हुए देखा गया था। आरती का मेडिकल करवाया हमने, बस डीएनए रिपोर्ट आनी बाकी है। उसके बाद केशवानी तुझे जमानत तक नहीं मिलेगी। मैं मानता हूं, मैं आरती के साथ सोया था, लेकिन मैंने रेप नहीं किया है। उसकी मर्जी से ही हुआ है सब कुछ। आइए आइए आरती भाभी, ये देखिए, ये ऐसा मैंने थोड़ा थोड़ा फर्नीचर बना दिया हर जगह। आरती भाभी, पूरे गुरुग्राम में इस रेट में ऐसा सेमी फर्निश बंगलो दूसरा कोई बिल्डर आपको नहीं देगा। सिर्फ मैं दे रहा हूं आप लोगों के लिए। कैसा लगा बंगलो? बंगलो तो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा महंगा है। अगर थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता तो।
डिस्काउंट चलो ठीक है, अभी आप इतना प्यार से बोल रहे हो तो मैं थोड़ा कुछ कर दूंगा। और अगर मैं और प्यार से कहूं तो? मतलब मैं ना बेडरूम देख लेती हूँ। लेकिन मजे करने के बाद वो गिरगिट की तरह बदल गई। 50 लाख ब्लैकमेल कर रही है मुझे। जो समझना है समझ लो। मैंने सोचा था सिचुएशन को मैं खुद हैंडल कर सकता हूं, लेकिन मेरे कुछ करने से पहले वो आपके पास आ गई। मैं समझ सकता हूं आप उस पर भरोसा नहीं कर रहे, लेकिन आप जिसकी चाहो बोलो, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं। कसम खाने की जगह नहीं बची है केशवानी। अभी तो तुझे बहुत मार मिश्रा सर, जरा ठंडा करें सर। वैसे घर वालों के अगेंस्ट जाके शादी की, ऊपर से उन्हें यह पता चलेगा कि तुम्हारा रेप हुआ है। कितनी बदनामी होगी उनकी। मेरे कलीग्स क्या कहेंगे? आलोक, सिर्फ तुम अपने बारे में सोच रहे हो ना, और मेरा क्या? तुम एक वकील हो के ऐसी बातें कर। मुझे मत सिखाओ कि मैं कौन हूं और क्या करता हूं। और मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा और तुम्हें तलाक दे दूंगा। देख अभिजीत, तेरे पापा यहाँ कदम रखने के लिए तैयार नहीं, लेकिन मैं आई हूं। अगर तू इस लड़की को छोड़ के हमारे साथ आएगा तो तेरे पापा तुझे माफ कर देंगे। माँ कहना क्या चाहते हो माँ? पापा की माफी के लिए मैं अपनी बीवी को छोड़ दूं? माँ, मैंने मेरे से शादी की है। तो क्या हुआ, एक अच्छा वकील करके तलाक ले लेंगे, चाहे तो उसे पैसा भी दे देंगे। माँ, मीरा ने मुझसे पैसों के लिए शादी नहीं की है। उसके पापा का बहुत बड़ा मोटेल है यूएस में, उसने मेरे लिए अपने पापा से रिश्ता तोड़ दिया। मैं उसको नहीं छोड़ सकता हूँ माँ। अगर आपको मुझे अपनाना है तो मीरा के साथ अपनाना होगा। तो इस लड़की के लिए हमें छोड़ रहा है, ये तो ठीक नहीं कर रहा है अभिजीत। माँ जी ऐसे मत जाइए ना माँ जी, प्लीज। अभी रुको ना उन्हें, अभी रुको उन्हें। अगर हमारे पेरेंट्स हमारे साथ नहीं है ना, तो आज से हम दोनों एक दूसरे की फैमिली है। बोलो आरती, कैसा चल रहा है सब? जगदीश चाचा, आलोक कह रहा था कि वो मुझे तलाक दे देगा। अरे ऐसे कैसे तलाक देगा? तू फिक्र ना कर, हम बात करेंगे उससे। अच्छा, वो केशवानी बिल्डर वाला केस कहां तक पहुंचा? ध्यान रखना, ये केशवानी बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, फूंक फूंक के कदम रखना होगा। हाँ जी चाचा जी। सर, केशवानी की हिस्ट्री देखकर लगता नहीं है कि उसकी कहानी सच्ची होगी। बहुत रंगीन तबीयत का आदमी है सर वो। उसके कॉल रिकॉर्ड में कई एस्कॉर्ट एजेंसीज के नंबर भी मिले हैं। काफी लड़कियां सप्लाई होती थी। मतलब लंगोट का ढीला है ये केशवानी। आरती से पहले इसने कई और लड़कियों के साथ भी जबरदस्ती की होगी। और क्या डालते हैं इसे? हाँ डॉक्टर साहब, थैंक यू। विकास, आरती से जो हमें डीएनए मिला था, केशवानी का डीएनए से मैच होता है। मतलब केशवानी ने आरती का रेप किया। केस सॉल्व है। हम अदालत में केशवानी के खिलाफ ठोस केस प्रेजेंट करना चाहते थे। डीएनए रिपोर्ट भी केशवानी के खिलाफ जा रही थी। उस वक्त हमें ये एक ओपन एंड शट केस लग रहा था, लेकिन तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आया। मजाक समझ के रखा है क्या? अगर केस वापस ही लेना था तो हमारे पास शिकायत दर्ज क्यों करवाई? सर, इस केशवानी के कनेक्शन काफी ऊपर तक है, हो सकता है उसने दबाव बनाया हो। आलोक खुद एक लॉयर है, कंप्लेन करने से पहले उसे ये सारी बातें पता होंगी। बात तो कुछ और ही है, कुछ तो है जो खटक रहा है। इन दोनों की इंफॉर्मेशन निकाली? जी सर, दरअसल आलोक और आरती पिछले सिर्फ 3 महीनों से एक दूसरे को जानते थे। 1 साल पहले आरती गुरुग्राम में नौकरी की तलाश में आई थी और आलोक एक क्रिमिनल लॉयर है, बड़े परिवार से ताल्लुक रखता है, ये सब पता है मुझे। इसके अलावा सर, मेरी आलोक के कुछ वकील दोस्तों से भी बात हुई। उन्होंने बताया कि आलोक की शादी से पहले उसके 2-3 अफेयर्स भी थे, जिसके बारे में आलोक ने अपने दोस्तों से कभी भी खुलकर बात नहीं की। और अचानक आलोक के आरती से शादी के फैसले ने उसके माँ बाप की तरह उसके दोस्तों को भी चौंका दिया। आलोक ने चौंका तो हमें भी दिया है। ये केस वापस लेकर इन दोनों से एक बार मिलना पड़ेगा। अगर ये किसी दबाव में आकर ये फैसला ले रहे हैं तो इस फैसले को लेने से रोकना होगा। आरती और आलोक, वो दोनों तो कल शाम को ये घर खाली करके चले गए। मैंने खुद देखा था उन्हें जाते हुए।
और दोनों बहुत घबराए हुए भी थे। थोड़ा खाना जल गया है। क्या हुआ? अभी एक इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुए तो क्या हुआ? तुम ट्राई तो कर रहे हो ना? लेकिन एक्सपीरियंस की वजह से कोई नौकरी नहीं दे रहा। कैसे कैसे सरवाइव कर पाएंगे हम लोग? डोंट लूज हार्ट, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड यू नो व्हाट, अगले हफ्ते मेरा एक इंटरव्यू भी है। दिस इज जस्ट अ फेज, चला जाएगा। कभी कभी लगता है पापा एकदम सही कहते हैं। रिश्ते तोड़ के जो नए रिश्ते बनाता है ना, वो टिक नहीं पाते। अभी ऐसा मत कहो प्लीज। पीछे हटिए आप लोग, मिश्रा पीछे हटाओ। आलोक और आरती 3 महीने पहले मिलते हैं। कुछ दिन पहले ही दोनों ने शादी की और शादी के अगले ही दिन आरती ने बिल्डर केशवानी पर रेप का आरोप लगाया। और जैसे ही रेप प्रूव होने वाला था, आलोक केस वापस ले लेता है और अब आलोक की लाश मिलती है और आरती लापता। सर कहीं इस बिल्डर केशवानी नहीं तो आलोक को नहीं मारा अपना बदला लेने के लिए? हो सकता है, लेकिन आरती कहाँ है? ये कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? और आलोक कहाँ है? देख, ये आलोक आलोक ना बंद कर। बहुत हो गया ना, हम है ना तेरे साथ। छोड़ो मुझे। क्या आलोक का मर्डर हो गया? क्या आपको नहीं पता? ड्रामा खत्म हो गया तो काम की बात करें। देखिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। अब पुलिस वालों ने मुझे क्या समझ रखा है? पहले रेप का चार्ज लगाया और अब मर्डर का चार्ज लगा रहे। देखिए, आरती के गायब होने से और आलोक के मर्डर से मेरा कोई वास्ता नहीं है। और हाँ, आरती ने अपना रेप केस वापस ले लिया है ना, ले लिया है ना, तो अब तो मुझे शांति के साथ जीने दो। शांति आप रहना चाहती है उनके साथ? इसका नाम शांति नहीं है, रोजी है। तुम्हें शांति कौन है? आप यहाँ मजाक करने आए हो क्या? शुक्र मना केशवानी के मजाक कर रहा हूं अब तक। अगर दिमाग घूम गया ना मेरा, तो तेरी वो हालत करूंगा कि तू कुछ भी करने के लायक नहीं रहेगा। इस बिल्डर की बातों में मुझे मिलावट की बुआ रही है। नजर रखो इस पर। जी सर। और सर ये आरती का फोन नंबर और आलोक की कार टेस्ट करने का ऑर्डर दे दूं? नहीं, रहने दो। घर जाओ, आराम करो। बोलो, कितने दिन की छुट्टी चाहिए तुम्हें? सॉरी सर, मैं ऑर्डर देता हूं। और आलोक के पेरेंट्स से भी जाकर मिलो। हाथ पैर बांधो इसके। हाँ ले आया इसे। अब समझ में आएगा इसे कि रेप का मतलब होता क्या है। ये सब उस आरती का किया कराया साहब। उसने सबसे पहले हमारा बेटा हमसे छीना और बाद में उसकी जिंदगी। वो सोचती थी कि वो आलोक से शादी करके हमारी जायदाद में हकदार बन जाएगी, लेकिन जब हमने उसे नहीं अपनाया तो उसने अपना गुस्सा इस कदर हमारे साथ निकाला। देखिए, हम आरती को ढूंढ रहे हैं। आप हमें यह बताइए कि आप आरती के माँ बाप या उसके किसी भी रिश्तेदार को जानते हैं? नहीं साहब, हम किसी को नहीं जानते। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे आलोक के पास जाना है। क्या किया तुमने आलोक के साथ? आलोक के साथ? अरे आलोक के साथ जो किया वो तेरे साथ भी करेंगे, लेकिन उससे पहले के साथ वो करेंगे इसका तुझे शौक है। अपन ना रेप रेप खेलते हैं। और मजे की बात तो ये है कि तेरी बॉडी में किसी का डीएनए भी नहीं मिला। सर, हमने केशवानी का बैंक स्टेटमेंट चेक किया। जिस दिन आरती ने केस वापस लिया, उसके अगले दिन केशवानी के अकाउंट से आलोक के अकाउंट में 50 लाख रुपए ट्रांसफर हुआ था। मतलब केशवानी ने आलोक को पैसे देकर आरती का रेप केस वापस लेने के लिए मनाया और फिर आलोक का मर्डर करवा दिया अपनी बदनामी का बदला लेने के लिए। पॉसिबल है सर, और शायद आरती को भी इसीलिए गायब करवाया हो। विकास, उठा लाओ केशवानी को। अरे सर, ये क्या आप हर बार मुझे उठा के लेके आते हो? देखिए सर, मैं मानता हूं मैंने आलोक को 50 लाख रुपए दिए थे। पहले ही दे देता तो आरती शायद केस भी ना करती। मैंने आपको बोला था ना कि आरती के आंसू पे भरोसा ना करें। तो फिर क्या तेरी बकवास पे करूं?
आलोक मर चुका है, आरती गायब है। इसके पीछे तेरा हाथ नहीं है तो फिर किसका है? मुझे क्या मालूम सर, मैं आलोक को आखिरी बार यही मिला था, तभी उसने पैसे की भी बात की थी। केशवानी जी, आरती ने आपके लिए एक मैसेज भिजवाया है। आप जेल से तभी बाहर आ पाएंगे अगर आप पैसा ट्रांसफर कर देंगे। कोर्ट केस और बदनामी से बचने के लिए मैंने पैसे दे दिए, और पैसे लेने के बाद आलोक ने केस वापस ले लिया। वही तो, मेरे साथ साथ आपको भी मेरा मतलब उल्लू बनाया मियां बीवी ने। सर मैं तो कहता हूं ये कांड के पीछे ना आरती का हाथ है, वो बड़ी चालाक लड़की है वो। केशवानी ने आलोक के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए तो थे, और आरती की मेडिकल रिपोर्ट से भी यह साबित होता है कि इंटरकोर्स हुआ था, लेकिन शरीर पर जबरदस्ती के कोई निशान नहीं थे। मतलब केशवानी की यह बात सही हो सकती है कि आलोक और आरती उसको ब्लैकमेल कर रहे थे। सर बस कुछ महीनों से ये एक दूसरे को जानते थे और शादी के अगले ही दिन रेप का आरोप। कहीं दोनों की शादी भी तो किसी षड्यंत्र का हिस्सा नहीं थी। I mean, सिर्फ दिखावे के लिए शादी की हो। सर ये आलोक एक इज्जतदार घराने का लड़का था, वो ऐसा काम क्यों करेगा? और आरती आरती कहां से थी, उसकी बैकग्राउंड, उसका कोई रिश्तेदार, हम कुछ पता नहीं कर पाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आरती जिसे हम विक्टिम समझ रहे हैं वही प्लानर हो? पूरा चूस लिया इसे, अब क्या करेगा इसका? अरे अभी और बहुत रस बाकी है इसमें। और मजे नहीं करने क्या? मैं कमिंग सर? क्या नहीं? सर ये मेरा रिज्यूमे और कुछ सर्टिफिकेट्स हैं सर। आपको सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? आप तो खुद ही एक सर्टिफिकेट है। वैसे आपकी हाइट कितनी है? जी हाइट सर 5 feet 4 inches। और वेट? बट सर मेरी हाइट और वेट का इस जॉब से क्या कनेक्शन है? है ना, बहुत गहरा कनेक्शन है। यू नो, हमें पूरा कंप्लीट पैकेज चाहिए। ये रिज्यूम वगैरह सब सेकेंडरी है, प्राइमरी है कस्टमर का सेटिस्फेक्शन। हमें ये देखना होता है कि आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाते हो कि नहीं। चलिए एक ट्रायल लेते हैं। मान लो मैं तुम्हारा क्लाइंट हूं और मैं तुम्हारी सर्विस से खुश नहीं हूं। हाउ यू विल कन्विंस टू स्टे हियर? सर आई से कि मैं आपको दोबारा शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। जस्ट गिव मी वन मोर चांस। मैं दूंगा ना चांस आपको, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, मैं ये सब नहीं कर सकती। आई एम लिटरली वेरी सॉरी सर। सर आरती के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर मिला है जिससे वो लगातार टच में रहती थी। ये देखिए सर ये नंबर यूपी के नोएडा शहर का है। आरती यूपी से है, बात करो इस नंबर पे, जरूर उसके किसी करीबी का होगा। ओके सर। हेलो जी, हम जगदीश बोल रहे हैं। हम आरती को जानते हैं, पर आप कौन? सर आरती के कॉल रिकॉर्ड में जो नंबर मिला था वो नंबर उसके चाचा का है, उसका नाम जगदीश है। सर ये जगदीश यूपी पुलिस में कांस्टेबल है, उसको कल थाने बुलाया है। आलोक के लॉयर फ्रेंड से बात हुई? सर पता चला है आलोक मर्डर और फ्रॉड के केसेस लड़ रहा था। आलोक जो केसेस लड़ रहा था और जिन जिनको उसने सजा दिलवाई, सबकी डिटेल्स निकालो। हो सकता है किसी ने कोई पुरानी दुश्मनी निकाली हो। ओके सर। सर आरती और आलोक की शादी वाकई में एक मंदिर में हुई थी। शेखर नाम के एक वकील ने वो शादी अटेंड भी की थी सर। जी हाँ, मैंने आलोक और आरती की शादी अटेंड की थी। देखिए ना, अभी बेचारा आलोक की शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ था। और शेखर जी ये बताइए क्या पिछले कुछ दिनों में आलोक किसी बात को लेकर परेशान था? एक्चुअली आरती के साथ में जो रेप वाला हादसा हुआ था उसको लेकर आलोक काफी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। सर आरती का इस दुनिया में कोई नहीं, ले दे के हम ही उसके रिश्तेदार हैं और हमने ही उसका कन्यादान किया था। अच्छा बताओ कि तुम्हें पहले से पता था कि आरती ने बिल्डर केशवानी पर रेप का आरोप लगाया था? ये उसने हमें बताया था और कुछ दिन बाद उसने फोन भी किया था। उसने बताया था कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ उससे आलोक बहुत शर्मिंदा है और उससे तलाक लेना चाहता है। तलाक? आलोक आरती से तलाक लेना चाहता था? जी, आलोक चाहता था कि आरती केस वापस ले ले। नहीं है,
केस वापस लेने की तो एक अलग वजह थी। दरअसल आलोक ने बिल्डर केशवानी से 50 लाख रुपए लिए थे केस वापस लेने के लिए, और हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से आरती और केशवानी के बीच जो हुआ, दरअसल वो रेप नहीं था। रेप नहीं था? सर ये आप क्या कह रहे हैं? आरती ने खुद फोन करके हमें बताया था और हमने उसे फोन करके समझाया भी था। आरती बेटा, हम खुद कानून के रक्षक हैं, लेकिन सलाह तुम्हें एक बुजुर्ग की हैसियत से देंगे। मान लो आलोक की बात और केस वापस ले लो, और सब कुछ भुलाकर खुशी के साथ फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करो। ठीक है चाचा जी। और आरती ने हमारी बात मान ली, लेकिन ये 50 लाख का क्या चक्कर है, हमारी समझ में नहीं आ रहा साहब। मीरा आ गई तुम? आओ। कैसा हुआ इंटरव्यू? कब से ज्वाइन कर रही हो? अभी वो जगह सही नहीं थी। हेलो सर, आलोक के बैंक स्टेटमेंट से पता चला है कि जो 50 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था, वो पैसा अगले ही दिन आलोक के अकाउंट से इस हरीश भटनागर के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। हरीश भटनागर कौन है? सर ये हरीश भी वकील है, इसकी बैंक से इसका एड्रेस और ये फोटो भी मिला है, लेकिन सर उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। आलोक ने केशवानी को ब्लैकमेल करके जो पैसा हासिल किया, वो पैसा आलोक किसी और को क्या देगा? आलोक भी लॉयर, ये हरीश भी लॉयर। जरूर ये कानून के रखवाले कोई गैर कानूनी काम कर रहे थे, जिसके चलते आलोक का मर्डर हुआ। इस गुत्थी को अब ये हरीश ही सुलझाएगा। ताला लगा और उसका फोन भी बंद है। जरूर हरीश को हमारे आने की खबर लग गई होगी। करवाओ ताला। केशवानी ने आलोक के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया आलोक की लाश में, आलोक ने हरीश के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया हरीश की लाश में। सर कहीं वाकई में ये आरती तो मास्टरमाइंड नहीं है इस पूरी साजिश की, जैसा आपने कहा था? हो सकता है, या तो आरती ही इस मुसीबत की जड़ है, या फिर खुद आरती किसी बड़ी मुसीबत में है। तो गीतिका, अच्छा गीतिका, तुम्हें नहीं लगता कि ये बिल्डर केशवानी बड़ी आसानी से छूट गया? आसानी से भी बड़े सस्ते में छूट गया। 1 करोड़ भी मांगते ना तो इजीली मिल जाते उससे। और वैसे भी लंगोट के ढीले लोगों की कमी नहीं है अपने यहाँ। तो अब से नजर रहेगी हमारी उन पर, सबकी रिपोर्टिंग होगी। ऐसे लोग इजीली नहीं बचने चाहिए, और हमारा मिशन है जैसे हवस के पुजारियों का पर्दाफाश करना। तो शुरू करते हैं ना, मेरी तीसरी आंख भी रेडी है। हरीश भटनागर वकील है? हम किसी हरीश भटनागर को नहीं जानते, और ना ही आरती के मुंह से कभी ये नाम सुना। सर जी, हम भी पुलिस वाले हैं और आरती को भी अच्छे से जानते हैं। वो ऐसी साजिश कर ही नहीं सकती। आप बेकार इस पे शक कर रहे हैं। तो तुम्हारे हिसाब से हमें किस पे शक करना चाहिए? नहीं सर, मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं है। सर जी, हमें तो अभी भी बिल्डर केशवानी पे शक है। शायद उसी ने हरीश को आलोक को मारने और आरती को गायब करने की सुपारी दी हो, और फिर उसने हरीश को भी मार दिया ताकि आप उस तक ना पहुंच सको। मीरा आओ, देखो तुम्हारे फ्रेंड्स कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हेलो मीरा। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे फ्रेंड न्यूजीलैंड में? अच्छा, क्यों नहीं बताया मीरा? एक्चुअली मीडिया वाले कुछ ज्यादा ही सवाल पूछते हैं, इसीलिए सब लोग हमसे दूर भागने की कोशिश में रहते हैं। मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे रुको, तुम्हारे दोस्त आए, तुम बैठो बात करो, मैं बना के लाता हूँ चाय। वैसे मीरा से कभी क्या मजाक है ये? हाँ, क्या चाहते हो तुम लोग? तेरी मदद करने। तेरे पति ने बताया हमें पैसों के लाले पड़े हुए तुम्हारे यहाँ, जॉब भी नहीं तुम दोनों के पास। झूठ है ये। झूठ बोलना हम मीडिया वालों का काम है, तुम मत बोलो, अच्छा नहीं लगता। और मैंने खुद तुम्हें उस दिन देखा था कि तुम सूरज अग्रवाल के ऑफिस गई थी इंटरव्यू देने। आखिर चाहते क्या हो तुम लोग मुझसे? हाँ, एक तरफ आरती का मिसिंग होना हमारे लिए पहेली बनता जा रहा था, आलोक के मर्डर से जुड़ी कोई भी लीड हमें नहीं मिल रही थी। वहीं दूसरी तरफ
इस केस से जुड़े एक और विवाहित जोड़े की जिंदगी में जुर्म की दस्तक गूंज रही थी, लेकिन उस वक्त हम इस बात से बिल्कुल अनजान थे। हमारा पूरा ध्यान आलोक और हरीश के कातिल को खोजने में था। सर, हरीश भटनागर के अकाउंट में आलोक के मर्डर के तुरंत बाद 40 लाख रुपए ट्रांसफर किया गया था और यह अमाउंट किसी डॉक्टर वाधवा के अकाउंट से ट्रांसफर हुआ था सर। जाहिर सी बात है, डॉक्टर वाधवा ने इतना सारा पैसा कोई केस लड़ने के लिए तो ट्रांसफर किया नहीं। वकील और डॉक्टर लाखों की हेराफेरी कर हरीश के अकाउंट में ट्रांसफर किया और फिर आलोक के मर्डर के तुरंत बाद डॉक्टर वाधवा ने भी 40 लाख रुपए हरीश के अकाउंट में ट्रांसफर किया। सर, जरूर यह हरीश किसी बड़े रैकेट का है। हरीश तो अब रहा नहीं है। चलो डॉक्टर वाधवा से सवाल करते हैं। देखिए सर, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं आपके कोई सवाल का जवाब नहीं दूंगा। पहले मुझे अपने लॉयर से बात करनी होगी। लेकिन कैसे बात करेंगे आप? आपका लॉयर तो मर चुका है हरीश, जिसके अकाउंट में आपने 40 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। देखिए, मैं किसी हरीश को नहीं जानता, मुझे जाने दीजिए, मुझे देर हो रही है, मुझे क्लिनिक जाना है। आप ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं ना? नाक कान और गले के डॉक्टर, राइट? मतलब मैंने अगर आपकी नाक तोड़ी, कान मोड़ा, गला दबाया तो आप अपना इलाज खुद से कर लेंगे। देखिए, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते मेरे साथ। करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ डॉक्टर, मर्डर का मैटर है। वो यकीन मानो, अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो डॉक्टर से सीधा मरीज बनाकर छोड़। सर, एक लड़की मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, कह रही थी अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो पुलिस में जाएगी और मुझे एक झूठे रेप चार्जेस में फंसा देगी। वो लड़की मेरे क्लिनिक में मरीज बनकर आ गई और साथ में छुपाकर कैमरा भी लाई थी। फिर मैं थोड़ा सा बह गया था। फिर उस लड़की की रिपोर्टर दोस्त था धमकी, उस लड़की का पूरा गैंग है, रिपोर्टर, गुंडे, ये सब मिलकर काम किया करते हैं। फिर अगले दिन एक आदमी ने मुझे फोन से ब्लैकमेल किया। देखिए, अगर पुलिस कंप्लेन हो गई तो मेरी बहुत बदनामी होगी। प्लीज कुछ लेने के बाद खत्म कीजिए ना। चल ठीक है, 60 लाख निकाल और अपनी इज्जत लूटने से बचा ले। 60 लाख? 60 लाख देते देते मैं पूरा लूट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। देख भाई, इज्जत और जान एक बार जाए तो फिर वापस नहीं आते। चल तेरे लिए फाइनल ऑफर 40 लाख। कौन थी वो लड़की? और जिस आदमी ने तुम्हें फोन पे ब्लैकमेल किया उसका नंबर है तुम्हारे पास? सर, ना ही मैंने उस लड़की को पहले कभी देखा है और ना ही उस बंदे का नंबर है मेरे पास। तुमने अभी हमें बताया कि उस लड़की के गैंग में कोई रिपोर्टर भी है। जी हाँ, एक लड़की रिपोर्टर है और साथ में कैमरामैन भी। आप बता रहे थे किसी न्यूज चैनल के लिए काम करते हैं। कौन सा न्यूज चैनल? सर, कोई स्पीड न्यूज चैनल बता रहे थे। तुम्हारे क्लिनिक में सीसीटीवी तो होगा? हाँ। स्पीड न्यूज वाले से बात करो, फोटो दिखाओ सबको। सर, ये फोटोज मैंने अपने पूरे स्टाफ को दिखाई। इनमें से तो हमारे यहाँ कोई भी काम नहीं करता और ना ही इनकी फोटो हमारी प्रीवियस स्टाफ रिकॉर्ड्स में से केसेस में मैच करती। डॉक्टर वाधवा और बिल्डर केसवानी, दोनों के केस में मुझे एक ही पैटर्न दिख रहा है। दोनों को लड़कियों ने सेड्यूस करके अपनी ओर आकर्षित किया और फिर ब्लैकमेल किया। और ऊपर से डॉक्टर वाधवा और बिल्डर केशवानी, ये दोनों ही काफी नामी और पैसे वाले लोग हैं सर। राइट। मुझे लगता है गैंग रिसर्च करके पूरी प्लानिंग के साथ हनी ट्रैप का जाल बिछाता होगा। सर, हो सकता है इस रिपोर्टर और कैमरामैन के साथ आरती भी मिली हुई हो। हमें इन तीनों तक जल्द से जल्द पहुंचना होगा। शायद इनसे हमें आरती के बारे में कोई लीड मिले। पता नहीं आरती जैसी और कितनी लड़कियां होंगी जो इस गैंग के लिए हनी ट्रैप का काम करती होंगी। मीरा, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तुम इतनी हैरानी से क्यों देख रही हो? देखो, तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारी मदद लेके एक स्ट्रिंग तो कर रही है ना, ये तो अच्छा है। एक गलत आदमी इस दुनिया के सामने आएगा और देखा जाए तो एक तरह से समाज सेवा है और इसी बहाने हमारे कुछ पैसे भी बन जाएंगे। अभी तुम्हें आइडिया है ना कि इस स्टिंग में मुझे यानी तुम्हारी बीवी को क्या क्या करना पड़ सकता है? और अगर इस महीने इस घर का रेंट नहीं दिया ना तो हमारे साथ क्या क्या होगा, मुझे ये भी आइडिया है। सर, हिसार, कानपुर और फरीदाबाद में भी इस तरह के केसेस हुए हैं जहां पर पहले लड़की ने रेप का चार्ज लगाया और फिर अपना केस वापस ले गया। और सर, जिन जिन लोगों के नाम इन केस में उछाले गए थे वो काफी नामी ग्रामी लोग थे, या तो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन था या फिर वेल नोन प्रोफेशनल, जैसे कि बिल्डर केशवानी, डॉक्टर वाधवा। क्या इनमें से किसी केस में आरती इन्वॉल्व थी? नहीं सर, इन सभी केसेस के इंचार्ज को मैंने आरती की फोटो भेजी थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी आरती को नहीं पहचाना। क्या इन लड़कियों में से किसी का लॉयर आलोक मेहरा या हरीश भटनागर था? नहीं सर, लेकिन एक लॉयर था सर जो इन सारे केसेस में कॉमन था। कौन? शेखर शर्मा, आलोक मेहरा का दोस्त। बगल में छोरा,
और हम पूरे शहर में ढिंढोरा पीट रहे हैं। अभी शेखर को पीटते हैं। ये केस प्याज के छिलकों की तरह था। कई पड़ते थे इस केस में। हनी ट्रैप की तरह इस्तेमाल होने वाली लड़कियां, उनके लिए केस लड़ने वाले वकील और उन केसेस को उछालने वाले रिपोर्टर्स। काफी बड़े पैमाने पर ताना बाना बुना गया था। हम उलझ जरूर रहे थे, लेकिन बिना थके इस चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और आखिरकार एक क्लू हमारे हाथ लगा। सर, डॉक्टर वाधवा को हनी ट्रैप करने के लिए जिस लड़की का इस्तेमाल किया गया था उसका पता चल गया है। उदिता नाम है इसका। एक्टिंग का शौक है सर। आए दिन सोशल मीडिया पर अपने तरह तरह की वीडियो अपलोड करती रहती है। ये देखिए सर। हेलो फ्रेंड्स, इट्स उदिता हियर। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। मैं छोड़ूंगी नहीं आप लोगों को। आपको पता नहीं सोशल मीडिया पे मेरे कितने फॉलोअर्स हैं। सारे वीडियोस वायरल होते हैं मेरे। बदनाम कर दूंगी आप लोगों को। संगीता, क्या है ये सब? तुम्हें पता नहीं है मैडम सोशल मीडिया की क्वीन है। ये जो सोशल मीडिया पे डालते हैं सब वायरल होता है। कैसे मारते हैं? कम से कम शूट तो करने देते हैं। विकास, शूट करो। हाँ, अब मारो और अच्छे से मारना। वैसे डॉक्टर वाधवा ने तुम्हें पहचान लिया था और हमने भी सीसीटीवी फुटेज में तुम्हें देख लिया था। बेहतर यही होगा तुम्हारे लिए, जो जानती हो बता दो। सर, ये सच है, मैंने डॉक्टर वाधवा को झूठा रेप चार्ज लगाने की धमकी दी थी। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी सर। कितने पैसे मिले थे तुम्हें इसके लिए? 5 लाख। आरती भी ये काम करती थी? सर, मैं किसी आरती को नहीं जानती। तुम्हें इस रैकेट के बारे में पता कैसे चला? किसने बताया इसके बारे में? एक आदमी है जो गांव से लड़कियों को शहर लाता है ये सब काम करने के लिए। कौन है वो? सबसे पहले ये बता कि तेरे गैंग का अगला शिकार कौन होने वाला है? मैं कमिंग सर? कमिंग। सर, मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करना चाहती हूँ। ठीक है। आगे से यू टर्न दो, फटाफट। इतने बड़े रिकॉर्ड के मालिक गणेश अग्रवाल। मेरी बात सुनिए मैडम, बंद करिए। रिलैक्स मैडम, रिलैक्स। अब आप ब्रेकिंग न्यूज नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि आपकी ब्रेकिंग न्यूज बनेगी। संगीता। यस सर। बट सर, हम चलो सर। सर, प्लीज मेरे हस्बैंड को बुला दीजिए सर। सर, देयर इज सम कंफ्यूजन। मैं तो खुद ही एक विक्टिम हूँ सर। प्लीज मेरे पति को बुला। सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए हैं मैडम। एनआरआई आपके जगदीश बाबू ने सब कुछ बता दिया। 2 साल पहले एक जवान जोड़ा हमारे थाने में आया। लड़के का नाम मयंक और लड़की का मीरा था। साहब दोनों लिव इन में रहते थे। लड़की ने आरोप लगाया था कि लड़के ने उसे शादी का वादा किया और फिर मुकर गया। वो लड़का रईस घर का था। उसने खुद को छुड़ाने के लिए वकील बुलाया, शेखर। देखिए, लड़की झूठ बोल रही है। जो भी था सब कंसंशल था। डोंट वरी मैम, मैं आ गया हूँ, सब हैंडल कर लूंगा। तो शेखर उस समय लड़के का लॉयर था? हाँ साहब, और वो हरीश मीरा का। डोंट वरी मीरा, ऐसा केस बनाऊंगा इस लड़के के खिलाफ कि बेल तक नहीं मिलेगी इसे। साहब, लड़की एनआरआई थी, इसलिए किसी कांस्टेबल ने रिपोर्टर को इन्फॉर्मेशन दे दी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डाइवोर्स होने वाला है। क्या करें तुम लोग? सर, मामला ऐसा बिगड़ा कि मयंक घबरा गया। फिर वो केस को रफा दफा करने के लिए, सबका मुंह बंद करने के लिए राजी हो गया। फिर मैंने और हरीश ने लड़की से बात की और वो मान गई। आखिरकार सौदा 14 लाख में तय हुआ।
दोनों वकील, रिपोर्टर और उसका साथी, हमें और उस लड़की को बराबर का हिस्सा मिला। ये लो तुम्हारे पैसे। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? अब तो तुम्हें पैसे भी मिल गए और उस मैन से भी तुम्हें छुटकारा मिल गया। एक बात, मुझे आप सब लोगों से कुछ कहना है। हरीश को इस सौदे से सुनहरा मौका नजर आया। उसने हमें समझाया कि यह फायदे का सौदा हो सकता है। फिर हम सब ने मिलकर यह बिजनेस शुरू करने की ठान ली। सब कुछ था हमारे पास, पुलिस, वकील और मीडिया, सब कुछ। और मीरा भी हमारे साथ काम करने के लिए राजी हो गई। लेकिन कुछ समय बाद उसने काम छोड़ दिया। फिर हमें ऐसी लड़कियों की तलाश थी जो हमारे लिए काम कर सके और अमीर लोगों को फंसा सके। और इसी वजह से आरती को गांव से शहर लेकर आए। हाँ साहब, आरती को पैसों की जरूरत थी और हमने उस जैसी सुंदर लड़कियों की। तो फिर उसकी शादी आलोक से क्यों करवाई? क्या आलोक भी तुम लोगों के साथ मिला हुआ था? नहीं साहब, आलोक ने आरती से शादी मजबूरी में की थी। देखो आरती, तुम लोग ऑलरेडी मुझे ब्लैकमेल कर मुझसे 20 लाख रुपए हट चुके हो। अब क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? उन पैसों से मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा। वो सारे पैसे तो पुलिस, वकील और रिपोर्टर खा गए। अरे तो उनसे जाकर लड़ना, मुझे क्यों परेशान कर रही है? देखो आलोक, या तो तुम मुझे पैसे दे दो या फिर मुझसे शादी कर लो। तो जैसी घटिया लड़की के साथ शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता मैं। तो ठीक है, मैं फिर से तुम पर रेप चार्जेस लगा दूंगी। और याद रखना, हमारे वीडियो की एक कॉपी अभी भी मेरे पास है। फिर आलोक ने आरती से मजबूरी में शादी की और हमने उसे भी इसमें घसीट लिया। लेकिन केशवानी से पैसे मिलने के बाद आलोक पलट गया। उसने तय किया कि वो आरती को तलाक दे देगा। तो इसलिए आलोक को तुमने मार दिया? नहीं साहब, हमने आलोक को नहीं मारा। तो आरती ने मारा? कहाँ है आरती? सर, हमें नहीं पता कि आरती कहाँ है। तो अब कंफ्यूजन क्लियर हो गया मैडम एनआरआई कि आप विक्टिम नहीं बल्कि शिकारी हैं। चलो फटाफट बोलो, किस किस को शिकार बनाया और टोटल कितने पैसे लूटे? सर, कुल मिलाकर 15 करोड़ 40 लाख की लूट की। चलो पैसों का हिसाब तो हो गया, लेकिन जो मर्डर हुए थे आलोक का और हरीश का, वो किसने किए? और ये शेखर कहाँ मिलेगा? पता नहीं साहब। नहीं पता? मैडम आपको पता है, हमने उन्हें काफी तोड़ा पर वो अपनी इस बात पर अड़े रहे कि आलोक और हरीश के मर्डर से उनका कोई लेना देना नहीं। उधर शेखर देश छोड़कर भागने की तैयारी में था, पर आखिरकार हमने शेखर के ठिकाने का पता लगा लिया। शेखर अरेस्ट हुआ और उसने इस पूरे खेल से पर्दा उठाया। जगदीश झूठ बोल रहा है। मेरे और हरीश के साथ वो भी शामिल था आलोक के मर्डर में। आरती का फोन आया था, कह रही थी कि आलोक उससे तलाक लेना चाहता है। समझाना पड़ेगा उसे। कोई फायदा नहीं है। मैंने बात की थी आलोक से, मानने को तैयार नहीं है। बोलता है कि अब साथ नहीं देगा हमारा। अरे वो तो पुलिस में जाने की धमकी दे रहा था। बड़ी मुश्किल से शांत किया उसे। लेकिन हमेशा के लिए शांत नहीं रहेगा वो, बल्कि हमें उसे हमेशा के लिए शांत करना पड़ेगा, वरना हमारे अच्छे खासे बिजनेस की बैंड बजा देगा वो। बिजनेस तो बंद नहीं देंगे, उसका मुंह बंद करना पड़ेगा। सर, उस रात आरती ने जगदीश को बता दिया था कि वो आलोक के साथ जा रही है, इसलिए हम लोग पहले से उस रास्ते पे जाके खड़े हो गए। और जैसे आलोक की गाड़ी आई, हमने उसे रोक लिया। देख, तेरे सामने ये समझने वाला है नहीं। मुझे ढाल बना के सब कुछ तेरे ऊपर डाला है। हम इसे समझा के आते हैं, तब तक तू गाड़ी में बैठ, ठीक है ना? आज फाइनल करके आएंगे। उसके बाद सर, हमने आलोक को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। इसलिए मैंने, जगदीश ने और हरीश ने मिलकर उसे मार दिया सर। लेकिन हरीश को क्यों मारा? हरीश ही हमारे प्लान का मास्टरमाइंड था। सारा का सारा पैसा उसी के अकाउंट में जाता था और उसके बाद हमें हमारा शेयर मिलता। आलोक ने भी पैसा उसी के अकाउंट में ट्रांसफर किया था। आलोक की मौत के बाद जाहिर था कि आप लोग हरीश तक भी पहुंच जाते, इसलिए जगदीश ने बोला कि उसे भी मार दो। पूरा चूस लिया इसे, अब क्या करेगा इसका? अरे अभी और बहुत रस बाकी है इसमें, और मुझे नहीं करनी क्या? अरे तू है? आजा। चल हो गया ना, निकलते, चल चल चल, चल।
बंद कर। आरती के साथ क्या किया? आरती के साथ क्या किया? पता नहीं, आलोक के मर्डर के बाद आरती को कुछ पता नहीं था, लेकिन जब उसे पता चला तो वो हल्ला मचाने लगी। मार दिया ना तुमने आलोक को? लाश कहाँ है आरती की? विवाह संपन्न हुआ, आज से आप पति पत्नी हुए। मम्मा, आपकी शादी हो गई? हो गई। अब मैं मिठाई खा लूं? हेलो, हाँ मम्मी, बहुत लंबी उम्र है थारी। अभी थारे को याद कर रही थी और तारा फोन आ गया। अरे रश्मि, कहाँ है तू? और विवान कहाँ है? मम्मी वो मैं और विवान मोहन के साथ है। मैंने और मोहन ने मंदिर में शादी कर ली है। क्या क्या बोल रही तू? रश्मि पागल हो गई है क्या? कहाँ है तू? बता मुझे, मैं अभी आती हूँ। मम्मी अभी मोहन वेट कर रहे हैं, हम लोगों को निकलना है। मैं बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? अभी रख रही हूँ फोन। चलो बाय। रश्मि भाई तूने, ये तो बड़ी चौकी है। रश्मि, तुम्हारी बहन रति जीती रहे, सदा सुहागन रहे। चलो 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 अंदर चलो, ज्यादा देर तक दरवाजे पे नहीं खड़े रहते, नजर लग जाएगी। चलो अंदर आओ। अरे सुनो तो, क्या हुआ? ये तेरा नंदोई, मतलब मेरा पति रविंद्र शर्मा। खुश हो कुंदन, ये मेरा बेटा कुंदन, और ये तेरा बेटा ना, कितना प्यारा है। हाँ बच्चा, मिठाई खाएगा? मिठाई तो खा ली, भूख लगी है, खाना खाना है। सुबह 6 बजे से लगी हूँ रसोई में, सारा खाना मैंने ही बनाया है। भाई ने ब्याह किया है, दावत तो होनी ही चाहिए। दीदी मैं परोस देती हूँ। तू बैठ, आज ही ब्याह करके आई है, काम थोड़ी ना कराऊंगी तुझसे आज। कल से तो सब कुछ तुझे ही करना है। हाँ अरे बावड़ा हो गया कि खुद ही ठूसने में लग गया। पहले उसे तो खिला। मम्मा, आप भी अंकल को खिलाना। अरे अंकल ना है, तेरा पापा है वो। वो मिठाई तो मैं भीतर ही बुलाई, अभी लेके आती हूँ। हाँ? सब कुछ मैंने सजाया है अपनी भैया और भाभी के लिए। चुखो है ना? मम्मा, ये कितना सुंदर बेड है, मैं तो इसी पे सोऊंगा। अरे 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 इधर आ। ये तेरी माँ का कमरा है, तुम तो बड़े हो गए हो। बड़े बच्चे मम्मी के कमरे में नहीं सोते हैं। मैं तुम्हारा बिस्तर बाहर लगा देती हूँ। चल, ये सब दीदी ने ही सजाया है, मुझे भी दीदी ने ही तैयार किया, अकेले ही सब कुछ कर लिया। चल
ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन है। हमारा भी। बत्ती तो बुझा दो। बत्ती जला कर रखना, देखना है मैंने सब। बत्ती बुझा दूंगा तो तने देखूंगा कैसे। भावना आंटी का कान टूट गया, भागो। भावना, ये इसने भी शीशा तोड़ा। ये कौन है? इसे पहले तो नहीं देखा। अरे वो राना है ना, उसके लिए मुझे किराएदार है शर्मा, उसका ही बच्चा है ये। कौन? रति का? पर उसका बेटा तो काफी बड़ा है। रति नहीं, रति का भाई मोहन, उसका बच्चा है ये। अरे काय की भाई बहन, कई बार बाइक पे चिपक के बैठते हुए जाते देखा है मैंने उनको। देखा तो मैंने भी है। अब जिस तरीके से वो मोहन के साथ रहती है ना, भाई बहन कम कुछ और ज्यादा लगता है। खैर भाड़ में जाइए सब। मेरा जो नुकसान हुआ है ना, मुझे उसकी भरपाई चाहिए, और मेरे हाथ में जो काटा वो भी। चलो। अरे क्या हो गया दोनों साथ में? भाभी आपके घर में जो छोरा है ना, उसने मेरी खिड़की का कांच तोड़ दिया। बताओ ये भी कोई बात होती है भला? ये गली है, मैदान थोड़ी है जो क्रिकेट खेलने लग जाते हैं बच्चे सड़क पे। अरे छोरा ही तो है, छोरा ही तो शरारत करे है, उसमें के। लो। मैं जी माफी मांगू थारे से, आप शीशा लगवा लियो, आगे खर्चा दे दूंगा मैं। जी ठीक है, मैं चलता हूँ, थोड़ा लेट हो रहा हूँ। जा भाई। अरे रश्मि, मोहन की बीबी अभी कुछ दिन पहले ही शादी की है दोनों ने। वो छोरा जिसने शीशा तोड़ा है वो इसी का है। अच्छा। रश्मि, ये हमारे पड़ोसी, ये भावना भाभी, ये अवनी भाभी। अच्छा तभी मैं सोचूं वो बच्चा किसका है, पर बच्चा कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। अरे वो उसकी पहली शादी से है। अच्छा अच्छा, पर पहले वाली शादी क्यों तोड़ी? टूटी ना है, एक्सीडेंट हुआ है। तभी तो इतनी छोटी सी उम्र में इसको दूसरी शादी करनी पड़ी, पर घनी किस्मत वाली ठहरी। मोहन जैसा दूल्हा मिला, इसको और इसके बेटे को दोनों को खुशी से अपना लिया। दरवाजा खुला रख। पर कुछ नहीं, तूने कर ली अपनी मनमानी, अब मन नहीं करने दे जो मुझे करना है। मैं सोची आज हम तीनों साथ में सोते हैं, मैं, तू और मोहन। ये क्या बोल रहे हो दीदी? आप तो मोहन की दीदी हो। दीदी छोड़ो मुझे।
हमारा फोन में दिख रहा कहीं देखे है क्या करेगी फोन का? मैं हूं ना मजा कराने के लिए। वो हमारा फोन में दिख रहा कहीं, आपने देखा है क्या? नाम मैंने तो नहीं देखा। दीदी से कुछ बोलते क्यों नहीं हो? ऐसी भी कोई बहन हो गए कोई अपने भाई के संग? जी मोहन, अगर तुम दीदी से कुछ नहीं बोलोगे तो मैं बात करूंगी। तो कुछ मत कहियो, आज वो करो बस करती जाओ। लोगों में अलग अलग तरह की मानसिकता देखने को मिलती है, जिसे समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। रति का अपने ही भाई और भाभी के साथ सोना और मोहन का उसे झेलना बहुत ही अजीब था। ऐसी क्या मजबूरी थी मोहन की जिसने उसे खुद ही नहीं बल्कि रश्मि को भी मजबूर कर रखा था। पर ये जो भी था, एक क्राइम की दस्तक जरूर थी, जो रश्मि को पहली बार तब मिली जब रति उनके कमरे में पहली बार आई थी। ये दस्तक हर रात रश्मि को मिल रही थी, जिसे अनदेखा करने के लिए वो मजबूर थी। पर आखिर एक दिन उसके सब्र का बांध टूट गया। छोड़ो, बिहार जाऊंगी मैं घर छोड़कर, अपने बेटे को भी लेके जाऊंगी, पति को भी लेके जाऊंगी, और जो मैं होने नहीं दूंगी। हाँ, नहीं हो जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। छोड़ो मुझे। क्यों क्यों भीड़ लगा रखी है? नहीं हो जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। चलो आप समझे भी? हाँ, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, और मुझे चिल्लाऊंगी। बहुत हो गया दीदी दीदी, अब तेरा भांडा मैं सबके सामने फोड़ के रहूंगी। नहीं रहना है मुझे तेरे इस घर में। अरे बावड़ी हो गई है क्या? किधर जाएगी? हाँ, तू जाएगी मतलब मेरा भाई भी इधर से जाएगा, और जो मैं होने नहीं दूंगी। हाँ, नहीं हो जाऊंगी, तू नहीं जाएगी, मैं नहीं जाएगी, अभी जाऊंगी मैं, और इतना ही नहीं, जाऊंगी भी और सबको बताऊंगी भी तू कितनी घटिया औरत है। रश्मि, रश्मि, तूने हाथ कैसे उठा दिया इस पर? बहुत हो गया तेरा, बहुत सुन ली तेरी। हम ये घर अभी छोड़ के जाओगे, और दम हो तो रोक के देखा। चल रश्मि, सर बैठ, चल बैठ। अरे क्या बात होगी चौधरी साहब, जो इस बड़ी दोपहरी में बुला लिया है? ऐसी बदबू आ रही है जैसे कोई जानवर मर गया हो। किसी की भैंस भी मर गई होगी और आरा फेंक गया होगा। एक काम करो, तुम शॉट देखो और मैं शॉट देखूं। तुम लोग आसपास देखो, बॉडी के और टुकड़े मिलते हैं क्या? सात बोरियों में बॉडी के टोटल 13 टुकड़े मिले। सर देख के तो लगता है किसी एक ही औरत के बॉडी पार्ट्स हैं। और उधर देखिए सर, राइट हैंड पर ओम का टैटू बना हुआ है। चेहरा तो बिल्कुल पूरी तरह से कुचल दिया गया है। लगता नहीं मुझे शिनाख्त होने के कोई चांसेस है। और आसपास जाकर पूछताछ भी की है मैंने, किसी को कोई आइडिया नहीं है कौन आके बोरिया फेंक जाए। हाँ यार, मैंने भी इन लोगों से पूछा, किसी को कुछ नहीं पता। लगता है ये बोरियां आज नहीं फेंकी गई हैं, कई दिन पहले यहाँ फेंकी गई हैं। हेलो, चलो।
बॉडी के पार्ट्स को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और रिपोर्ट जल्दी से जल्दी मंगाओ। जाओ। अंकल पैसे दो ना, भूख लगी है। चल चल निकल यहाँ से। अंकल प्लीज दो ना, बहुत भूख लगी है। तो भूख लगी है तो काम करना, भीख क्यों मांगता है? काम करने से खाना मिलेगा। खाना भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा, करेगा काम? चल यहाँ। क्या नाम है तेरा? बुरहान। पहले तो तू इस मोहल्ले में नहीं दिखा, कहाँ से आया? नहीं पता। कैसे आया? पता नहीं। चल आज से तेरा काम शुरू। जा चाय दे क्या हुआ? बोरियों में जो डेड बॉडी टुकड़ों में हमें मिली थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 30-32 साल की एक प्रेग्नेंट औरत ही थी। इसकी हाइट 5 फीट 2 इंच, रंग गेहुआ और बाल काले थे। सब मौत करीब 6 दिन पहले हुई थी। इसका मतलब 24 सितंबर को शाम को 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे के बीच मौत हुई थी। सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके चेहरे में और सर में मल्टीपल इंजरीज है, जो किसी हथौड़े जैसे भारी चीज से कई बार वार करने की वजह से हुई थी। सर का तो एकदम चूरा बना हुआ है। सब मारने के बाद डेड बॉडी को किसी आरी जैसी चीज से इतने छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया है, जिसमें उसका फेटस भी काटा और उसके भी टुकड़े टुकड़े हो गए। दादा, ये काम किसी इंसान का नहीं हो सकता, बल्कि इंसान की शक्ल में किसी राक्षस का है, और ऐसे राक्षस को तो सजा जरूर मिलनी चाहिए। पर इससे पहले हमें इस बॉडी की पहचान करनी होगी। एक काम करो, जहां ये बॉडी मिली है वहां जितने भी रास्ते हैं, उन पर जितने भी सीसीटीवी लगे हैं, उन सबकी 24 तारीख से लेकर कल तक की सीसीटीवी फुटेज निकालो। सर मैंने हेड कांस्टेबल को स्पॉट में भेज दिया, देखने के लिए कि वहां कोई सीसीटीवी कैमरा है या नहीं। अगर है तो मैं बहुत जल्द फुटेज मिल जाएगी। गुड। एक काम और करो, गुरुग्राम के जितने भी पुलिस स्टेशन है सबको अपडेट करो, और अपनी साइट पे इस औरत की एज, हाइट, कॉम्प्लेक्शन, इसके टैटू के बारे में, ये बॉडी कितने टुकड़ों में ली, सब कुछ अपडेट करो A to Z। NCR और आसपास के थानों में भी सबकी इस बॉडी के बारे में बताओ। सब जनाब, गुरुग्राम पुलिस ने एक औरत की डिटेल्स अपलोड की है। मर्डर हुआ है उसका, और बॉडी 13 टुकड़ों में मिली है, और उसके हाथ पर ओम का टैटू भी है। और मुझे तो लगता है कि औरत वही है जिसकी मिसिंग कंप्लेंट हमारे पास में आई हुई है। सर, महेंद्रगढ़ पुलिस स्टेशन से मेल आया। जिस औरत की डिटेल हमने भेजी थी, उससे मैच करती हुई एक औरत की मिसिंग कंप्लेंट थी उन लोगों के वहां सितंबर 1 वीक में दर्ज हुई थी। सितंबर 1 वीक। उस औरत का नाम है रश्मि भटनागर, और उसके हाथ में भी एक ओम का टैटू है। सर, ये मिसिंग कंप्लेंट उसकी मां ने दर्ज करवाई थी। दादा, हो सकता है ये औरत वही हो, क्योंकि ये भी सितंबर के पहले हफ्ते में गायब हुई थी, और उसका मर्डर 24 सितंबर को हुआ, यानी कि गायब होने के 10-15 दिन तक तो ये जिंदा थी। तो सवाल ये है कि इन दिनों में इसने अपनी माँ से कांटेक्ट क्यों नहीं किया? ये बच्चा कौन है? सर, ये रश्मि का बेटा है। रश्मि और ये दोनों एक ही साथ गायब हुए थे। रश्मि की मां ने बेटी और नाती दोनों की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी एक ही साथ। मतलब बच्चा भी गायब था। अब माँ तो मिल गई है, बच्चा कहाँ है? सेठ, बहुत भूख लगी है, 20 रुपए दे दो, तनख्वाह में से काट लेना। 4 चाय बेची नहीं कि भूख लगाई? ये ले, तू पकड़, ये ले, ध्यान रखना, तनख्वाह में से काट लूंगा। चलो। अबे विवान, तू हर दिन किसको फोन करता रहता है? नंबर तो कभी लगता ही नहीं है। मम्मी को, उनका फोन हर वक्त स्विच ऑफ रहता है। अभी तो किसी और को कर लेना, घर में और भी तो लोग होंगे। है नानी, पर मुझे नानी का नंबर याद नहीं। सर, आपने जो डिटेल्स अपलोड की थी उससे मैच करते हमारे पास में मिसिंग कंप्लेंट आई हुई थी, और हाथ पर ओम का टैटू भी था। हाँ, हाथ में ओम का टैटू गुदवाया था। कल मेरी रश्मि। सर, ये रश्मि की माँ है। इन्होंने रश्मि और विमान की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी। आपने मेरी बेटी को ढूंढा है, भगवान आपका बहुत भला करेगा। माँ जी, पानी पीछे। मैं ठीक हूँ, बस आप मेरी बेटी को बुला दीजिए बस। माँ जी, हमें डाउट है कि रश्मि इस दुनिया में नहीं है, उसका मर्डर हो गया।
विवान कहाँ है, किस हाल में है, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन आप जो कुछ भी रश्मि के बारे में जानती है सब बताइए, ताकि हम रश्मि के कातिल को पकड़ सकें और विवान को ढूंढ सकें। पानी पीजिए। माँ जी बताइए। उसका तो नसीब ही पड़ा था, इतनी सी थी तब बाप का साया उठ गया उसके सर से। ब्याह किया पर वहां भी नसीब से हार गई। थोड़े दिनों बाद ही एक एक्सीडेंट में उसका आदमी चला गया। गोद में था उसकी विवान। जब वो मायके वापस आई थी, पत्रो बेटा भगवान के सामने किसके चली, उसकी इतनी लिखी थी वो चला गया, लेकिन तेरे सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। कम से कम अपने नहीं तो विवान के बारे में तो सोच। थोड़े सालों के बाद मेरी एक सहेली की जान पहचान वाला था चेतन भटनागर, उसने आखिर रश्मि का हाथ मांगा। उसकी बीवी उसे छोड़कर किसी और आदमी के साथ चली गई थी। 2 बेटियां थी उसकी। माँ जी मन्नत घराड़ी की जरूरत ना है, पर बेटियों को तो माँ चाहिए ना। अब अपनी हर्जी की बात बाप को थोड़ी बता पाएंगे, और विवान भी छोटा है, उसे भी बाप मिल जाएगा। मुझे लगा कि भगवान ने मेरी सुन ली। विवान का मुंह दिखाकर मैंने रश्मि को मना लिया, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही रश्मि जब मुझे मिलने आई तब उसने बताया कि चेतन उसके साथ कैसा व्यवहार करता था। आए दिन उसे कुटता रहता था। रश्मि को एक साथी मिल गया, उसके बारे में रश्मि ने मुझे बहुत बाद में बताया था। तू कौन है भाई, और मेरे घर में तू क्या कर रहा है? पड़ोसी था और खबरदार करना आया हूँ, आज के बाद हाथ मत उठा दिया इसने। तू घना कृष्ण का भांजा बन गया है? चल निकल यहाँ से। आज के बाद जो हमारे घर के मामले में टांग अड़ाई ना, चल चलिए चलिए। औरत को मारना घर का मामला नहीं है। सुने, उठाए गिरा नहीं तेरे त्रिया। गवर्नमेंट फर्म में काम करूंगा, एक कंप्लेंट कर दी ना तेरी तो घर का मामला जेल में सुलझेगा। वो ने उस जल्लाद से उसे बचाया था। दोनों में बातचीत होने लगी, प्यार हो गया, लेकिन ये बातें उस चेतन को पता चल गई और मोहन और चेतन के बीच में बहुत बड़ा नाटक हो गया। और सितंबर के पहले हफ्ते में ही रश्मि विवान को लेकर मोहन के साथ चली गई और मंदिर में जाके उन दोनों ने ब्याह कर लिया। मम्मी वो मैं और विवान मोहन के साथ है। मैंने और मोहन ने मंदिर में शादी कर ली है। लेकिन उस दिन के बाद ना ही उसका फोन आया, ना ही उसकी कुछ खबर मिली। इसीलिए मैं यहाँ रिपोर्ट लिखाने आई थी। सर हमें जब पता लगा कि रश्मि और विवान के लापता हमने चेतन कहा था, तो हमने उससे पूछताछ भी की। किसी भी सीना भाई साहब भाग गई थी, जैसे पहले वाली भागी थी। अब जैसा करेगी वैसा भुगतेगी। मुझे क्या जरूरत है उसे या उसके बेटे को कुछ करने की? अपनी पहली बीवी की भड़ास निकालने के लिए तो उसे जानवरों की तरह मारता था। अब वो तुझे अकेला छोड़ के चली गई है तो कुछ नहीं करेगा। हम इज्जतदार लोग हैं साहब, 2 पैसे की औरत के लिए अपनी इज्जत मिट्टी में नहीं ला सकता। आप मुझे अगर अरेस्ट करने की सोच कर आए हैं तो आप उसे ले आओ, मैं मार देता हूँ, आप मुझे अरेस्ट कर लेना। सर हमने दोनों को बहुत तलाश किया, लेकिन उन दोनों का कुछ भी पता नहीं चला अभी तक। ठीक, यादव का रश्मि का फोन नंबर और इस चेतन का एड्रेस लिखवा दो। चेतन जी, आप कौन? गुरुग्राम पुलिस। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि रश्मि मोहन के साथ ही गई? गई नहीं थी साहब, भागी थी। और इसमें यकीन की क्या बात है? जिस दिन सुबह वो युवान के साथ गायब हुई थी, उसी दिन मोहन ने अपना किराए का घर छोड़कर यहाँ से भागा था। उसके बाद वो वापस नहीं आया। और साहब ये सब बातें आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मुझे उसकी माँ ने बताया है, तो आपको भी तो बताया होगा कि उसने भागकर मोहन के साथ शादी कर ली। ढूंढने उड़ने की कोई जरूरत नहीं साहब, कहीं अय्याशी कर रहे होंगे। हम रश्मि को नहीं उसके कातिल को ढूंढ रहे हैं, और रश्मि का मर्डर हो चुका है। सही है, जैसी करनी वैसी भरनी साहब। उस कमीने के लिए मुझे छोड़ा था ना, अब उसका मन भर गया हुआ तो उसे हटा दिया काम से। रश्मि ने यहाँ से जाने के बाद तुमसे कांटेक्ट किया था? नहीं साहब,
अगर करती भी तो मैं उसकी एक नहीं सुनता, सीधा बाहर का रास्ता दिखा देता हूँ उसमें। और विवान का कुछ पता है, वो कहाँ है? नहीं, जिस दिन से वो यहाँ से गए हैं मैंने उनकी शक्ल तक नहीं देखी। देखो, कुछ और जानते हो तो वो भी बता दो, वरना बाद में मौका नहीं मिलेगा। कुछ पता है? क्या हुआ? चाय दे के क्यों नहीं आया? वो बहुत तेज बुखार है ऐसे। चुप कर, काम चोर कहीं के। हट, निकल यहाँ से, ये बीमारी के बहाने यहाँ नहीं चलेंगे। चल भाग, और आज से दुकान में आने की जरूरत नहीं है। नहीं अंकल, मुझे मत निकालो, मैं ठीक हूँ। मैं अभी चाय दे के आता हूँ। चल लेके आ फिर। हाँ, क्या? अरे मेरे छोटे भाई, मेरे लिए लड़की ढूंढने से अच्छा है तू अपने लिए कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले। तेरे सेटल होने से पहले कैसे शादी कर लूं मैं? हाँ चल, मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ। ये लो, हमारे छोटे भाई हमारे लिए बहू ढूंढ रहे हैं। सही तो बोल रहे हैं। अरे ना, तुम कुछ मत बोलो, तुम तो उसे ही सपोर्ट करोगे। कुछ मत बोलो, काम की बात बताओ। सर, रश्मि के मोबाइल लोकेशन के मुताबिक जिस दिन उसका मर्डर हुआ उस दिन उसका फोन महेंद्रगढ़ में चेतन के घर के पास स्विच ऑफ हुआ था। फिर जब हमने बैकडेट में जाके फोन की एक्टिविटीज चेक की तो हमें पता चला कि गुरुग्राम सेक्टर 11 से महेंद्रगढ़ की तरफ फोन ट्रैवल किया था। इसका मतलब रश्मि सेक्टर 11 गुरुग्राम से महेंद्रनगर गई और फिर फोन स्विच ऑफ हुआ। यादव, इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला ये, या तो चेतन झूठ बोल रहा है, या फिर रश्मि मोहन के साथ सेक्टर 11 में ही कहीं रह रही थी। तुम एक काम करो, सेक्टर 11 जाओ, वहां विवान और रश्मि के बारे में पता करो, और मैं इस चेतन की खबर लेता हूँ। कांस्टेबल को बोलो जरा उसे उठाए। सब दो चाय लेना। ये ले। विवान, सुन, क्या हुआ इसे? इसे बहुत तेज बुखार है। बच्चे का फोटो भेजना जरा। बच्चा तो यही है, मैं इसे हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। तुम साहब को हमारे को बच्चा नहीं दिया। झूठ बोल रहा है तू। रश्मि की मोबाइल लोकेशन से साफ पता चल रहा है जिस दिन उसका मर्डर हुआ वो तुझसे मिलने आई थी। कसम से सर, वो मेरे घर में आई सर। आई थी, और तूने बदला लेने के लिए उसको खून कर दिया, क्योंकि एक बार उसकी वजह से तेरी बेइज्जती हुई थी ना। और क्या कहा था तूने पीएसआई राठी के सामने? अगर आप लोग मुझे अरेस्ट करने की सोच कर आए हैं तो आप उसे ले आओ, मैं मार देता हूँ, आप मुझे अरेस्ट कर लेना। कहा था कि नहीं? इसलिए जब वो तेरे घर आई तूने उसे मार दिया, फिर उसके टुकड़े टुकड़े किए, बोरी में भरे और फेंक दिया। ना, वो मेरे घर आई और मैंने ऐसा कुछ किया है सर। आधा किलो कर दो इसका। देखिए जरा, आपने इन दोनों को यहाँ कहीं देखा है? ये रश्मि और इसका बेटा विवान है। हाँ सर, ये दोनों हमारे ही मोहल्ले में रहते हैं, शर्मा जी के मकान में। पर कुछ दिनों से इनको देखा नहीं है। ये शर्मा फैमिली इनके रिलेटिव्स हैं? अब रिलेशन का तो पता नहीं, पर रत्ती मोहन की बहन है। पर रंग ढंग देख के भाई बहन जैसा तो नहीं लगता है। अच्छा, ये लोग रहते कहाँ हैं? मकान नंबर? ये गली से दूसरा मकान। थैंक यू। अरे उन दोनों के बीच की वो बात तो बता दे। सर सर सर, एक और बात बोलनी है आपको। बोलिए। और ये रश्मि गुरुग्राम के सेक्टर 11 में क्या कर रही थी? ये वहां मोहन के साथ रहती थी ना? सर, कौन कहाँ क्यों रहता है सर मैं नहीं जानता। मैं महेंद्रगढ़ में रहता हूँ, मैं बस इतना जानता हूँ सर। अच्छा, एक काम करो, इसे ना अंदर डालो और उसकी सेवा पानी करो, सब जान जाएगा, सब बताएगा। सर मैं सच्ची कह रहा हूँ सर मेरी बात का यकीन कीजिए ना सर। क्या कह रहे हो साहब? अरे भाई, ये मेरा तो साथ ही रहेगा, और जब भाई साथ रहेगा तो भाभी भी साथ रहेगी। और मन में समझ में नहीं आ रहा कि ये सब पूछ क्यों रहे हो? शादी कब की थी उन दोनों ने? 31 अगस्त, सीधा मंदिर से शादी करके घर ही आए थे। मैंने खूब खाना वाना बनाया था साहब, 1-2 हफ्ते हंसी खुशी से रहे, बड़ा अच्छा लगा हमें। ये मोहन रश्मि से शादी करने के बाद उसे आपके घर लेकर क्यों आया? उसे अपने घर क्यों नहीं लेकर गया? सर, बात ये है कि मोहन रश्मि और विवान को भगा के लेकर आया था। कुछ दिन छुपके रहना था। उसने पूछी, बहन तेरे घर रह जाओ? मैंने भी बोला तेरा ही घर है भाई, रह जा। तो बस 1-2 हफ्ते चुपचाप अच्छे से रहे, जब मामला ठंडा पड़ गया तो वापस चले गए महेंद्रगढ़। मोहन की कोई फोटो है आपके पास? तो एल्बम वाला फोटो तो ना है साहब,
पर हाँ, एक मिनट, ये फोन में नहीं, ये नहीं। श्योर। अच्छा, यहाँ से वो दोनों किस डेट को शिफ्ट हुए थे? 10-12 दिन पहले साहब, 24-25 को। कैसे गए थे? भाई के पास मोटरसाइकिल है, मेरे मोटरसाइकिल से। जब सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था, जाने की जरूरत क्यों आ पड़ी? अरे बताई ना अभी आपको साहब कि मामला ठंडा पड़ गया तो चले गए वो दोनों। वहां मामला ठंडा पड़ गया और यहाँ गर्म हो गया है ना? हमें पता चला है कि आप लोगों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, किसी ने तो किसी को थप्पड़ मारा था, हाथापाई भी हुई थी। इसके अगले दिन ही वो यहाँ से चले गए। अरे साहब, वो झगड़ा थोड़ी था, और ऐसा छोटा मोटा झगड़ा किस घर में नहीं होता, आप बताओ। हुई थी बहसबाजी साहब, हुई थी। भाई बहन में छोटी मोटी बहसबाजी तो होती रहती है। उससे बोला, कहना मैं जा रहा हूँ, मैंने भी बोला तेरी मर्जी तू जा। बोला तो फोन करेगा, आज तक तो फोन ना किया उसने। उसने फोन नहीं किया तो आपने किया होगा ना? अरे मोहन बड़ा गुस्से वाला है साहब, उसने ना करा तो मैंने भी ना करा। सोचा गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो आप पे आप फोन कर लेगा। अच्छा, ये महेंद्रगढ़ में ये मोहन कहाँ रहता है? एड्रेस दीजिए उसका। साहब अपना घर तो है नहीं उसका, कहीं किराए विराए पे लिया होगा। अब छोटा मोटा घर तो लिया नहीं होगा साहब, बीवी बच्चे वाला है तो बड़ा ही घर लिया होगा। बीवी बच्चे उसके साथ में नहीं है, क्योंकि रश्मि का मर्डर हो चुका है। कह रहे हो साहब? हाँ, मोहन और विवान दोनों लापता हैं। अब मोहन ही बता सकता है कि क्या हुआ था उन लोगों के साथ। रश्मि का खून हो गया साहब, मोहन ने तो बताया भी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता साहब, 10 दिन पहले तक तो सब कुछ ठीक था यहाँ। कितने खुश थे साहब वो दोनों एक दूसरे के साथ। हे भगवान, किसकी नजर लग गई इन सबको। अच्छा, जैसे ही आपको मोहन या विवान की कोई खबर लगे हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। जी साहब। क्या हो गया? तो मुझे लगा रति मोहन के लिए जेन्युइनली दुखी है, लेकिन पड़ोसियों से पूछताछ करके पता चला कि दोनों के बीच भाई बहन का रिश्ता नहीं था सर, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, पड़ोसी जा ठीक ही कह रहे हैं यादव, क्योंकि इतनी प्यारी बहन को इतने प्यारे भाई की कोई खबर ही नहीं है। तो शर्मा फैमिली की कुंडली निकालो, खासकर इस रति की। और हाँ, फिर मोहन का फोटो भी सर्कुलेट करो और उसकी बाइक का भी पता लगाओ। सर। जनाब, आरटीओ से पता चला है कि मोटरसाइकिल मोहन के नाम पर रजिस्टर्ड थी और एड्रेस मोहन की बहन रति के घर का है, और बाइक अभी तक बरामद नहीं हो पाई है। जनाब, मोहन का फोन भी चेतन के घर के आसपास ही स्विच ऑफ हुआ था। ये देखिए सर। यादव, अगर रश्मि का और मोहन का फोन ये चेतन के घर के पास स्विच ऑफ हुआ है और रति के बयान के मुताबिक ये तीनों महेंद्रगढ़ के लिए 24 तारीख को निकले थे, और इन सब कांड में अगर चेतन का हाथ है तो मोहन की बाइक महेंद्रगढ़ में ही कहीं आसपास मिलनी चाहिए। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि दूर कहीं जाके उसने बाइक को ठिकाने लगा दिया। हाँ, पर जहां भी ठिकाने लगाया वहां मिलनी तो चाहिए ना। अगर एक काम करो, ये मोहन की बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर एनसीआर और आसपास के स्टेट में फैला दो, हो सकता है कोई क्लू मिले। सर, जब ये केस शुरू हुआ तो बहुत टेंशन थी, इतने सारे टुकड़ों में मिली बिना चेहरे वाली बॉडी की आखिर पहचान कैसे होगी? और पहचान हुई, विमान भी मिला जो बेचारा हॉस्पिटल में बीमार पड़ा था। एक एक करके केस की परतें खुल रही थी, पर कुछ पुख्ता सबूत हाथ नहीं लग रहे थे। मोहन गायब था और उसकी बाइक चेतन के घर के पास मिली, पर तभी विवान को होश आया, मानो हमारे केस को होश आ गया। मम्मी कहाँ है? हाँ बेटा, आप पहले थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाओ, है ना, तब उनको बुलाते हैं। आपको ऐसे बीमार देखेंगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा ना? हाँ? अच्छा एक बात बताओ, जहां से आपको पुलिस अंकल लेकर आए थे, मतलब वो मार्केट, वो रोड, वहां आप कैसे पहुंचे? सर 4 महीने से शर्मा फैमिली पानीपत में किराए पे रहती है। मोहन वहां रति से मिलने आता था। सर रति का कोई छोटा भाई है ही नहीं, एक बड़ा भाई है जिसका नाम है सिद्धार्थ, और वो कोलकाता में रहता है। सर रति के माँ बाप पहले ही मर चुके हैं। जब पानीपत के उस ओनर से बात हुई तो पता चला कि रति और मोहन के बीच कभी भाई बहन का रिश्ता था ही नहीं, नाजायज संबंध थे, और इसी कारण की वजह से उस ओनर ने उन दोनों को घर से निकाल दिया था। हो सकता है यादव, ये हो सकता है, क्योंकि रति के पानीपत से गुरुग्राम शिफ्ट होने के कुछ दिनों बाद ही मोहन ने रति के घर आना जाना शुरू कर दिया था। और जैसा कि विवान ने बताया,
तो ये भी हो सकता है कि रश्मि से शादी के बाद भी मोहन ने रति से नाजायज संबंध रखे। तूने हाथ कैसे उठा दिया इस पर? हम ये घर अभी छोड़ के जाओगे। मम्मा खोलो, मम्मा खोलो, प्रॉब्लम यह है कि विवान के बयान से यह साबित नहीं होता कि रति ने, उसके हस्बैंड ने और उसके बेटे ने मिलकर ही रश्मि को मारा था। अगर इन्होंने रश्मि को मारा तो फिर वो मोहन कहाँ है? वो भी गायब है। कहीं मोहन का भी तो इन सब में हाथ नहीं है। और फिर रश्मि और मोहन दोनों के फोन लोकेशन वहां महेंद्रगढ़ में चेतन के घर के पास मिले। यहां तक कि मोहन की बाइक भी उसके घर के पास ही मिली है। और ये रश्मि की बॉडी वहां महेंद्रगढ़ में नहीं, यहाँ गुरुग्राम में मिली। तो क्या ये तीनों रश्मि को वापस यहाँ गुरुग्राम में लेकर आए, फिर से मारा? कुछ तो मिसिंग है। कहीं क्या हो सकता है? जनाब, मैंने शर्मा फैमिली का रश्मि के मर्डर वाले सप्ताह का कॉल रिकॉर्ड चेक किया, जिसमें पता चला कि रति का बेटा कुंदन मर्डर वाली रात मोंटी अरोड़ा नाम के एक लड़के से एक नहीं 3 बार बात किया। और फोन की मूवमेंट चेक की तो शाम 8 बजे, रात 10 बजे और सुबह 6 बजे मोंटी के घर पे गया। बुलाओ सर। हाँ सर, कुंदन का फोन आया था। उसको आरी मशीन की जरूरत थी, वही लेने आया था। फिर रात दोबारा उसको कॉल आया, कह रहा था उसको वैन की जरूरत है, उसको फर्नीचर काट के दिल्ली भिजवाना था। फिर रात 10 बजे वो आया, गाड़ी लेके चला गया। अगले दिन सुबह 6 बजे गाड़ी आरी सब वापस करके चला गया। तो ये आरी और वैन मतलब तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? तुम्हारे घर पे? हाँ जी सर, घर पे। यारी साथ लेके जाओ और ये आरी और गाड़ी दोनों सीज करो और फॉरेंसिक भेजो। सर मतलब शर्मा फैमिली ने रश्मि का मर्डर और टुकड़े अपने घर में किए हैं? शायद। यादव, अगर उसके टुकड़े भी घर में ही किए गए हैं तो कंफर्म है कि बाथरूम में किए होंगे, क्योंकि एक तो बाथरूम से आवाज बाहर नहीं जाएगी, ऊपर से ब्लड साफ करने में भी आसानी होगी। यादव, एक काम करो, इस शर्मा फैमिली के घर को ना अच्छे से और स्पेशली बाथरूम को अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट को। हो सकता है वहां रश्मि के ब्लड स्पॉट्स में है। हमें आपका घर चेक करना है। घर चेक करना है? मतलब अरे ये तो जबरदस्ती है साहब। एक तो हमारे भाई को ढूंढ नहीं पा रहे, ऊपर से ये सब करके ऐसा दिखा रहे जैसे रश्मि को हमने मारा है। मैडम शांति रखिए, हमें अपना काम करने दीजिए। अरे इंस्पेक्टर साहब, घर के सारे मेंबर्स उस तरफ जाइए। अरे ये तो चलिए। जबरदस्ती है ना साहब। अरे ऐसे कैसे घर चेक कर रहा है? अरे छोड़ो हमको। बाथरूम किस तरफ है? अरे बाथरूम तो उधर है, लेकिन बाथरूम में क्या करोगे? बाथरूम उधर है। वहां कहाँ जा रहे हो? अरे ये सब क्या कर रहे हो साहब? ये सब जबरदस्ती। सर ये देखिए, सैंपल कलेक्ट कर रहा हूं। मुझे जल्द से जल्द फॉरेंसिक रिपोर्ट चाहिए। गाड़ी में बिठाओ तीनों को। अरे गाड़ी जनाब, ये रिपोर्ट्स। यादव सर, ये जो रति के घर में ब्लड मिला है ये तो रश्मि के डीएनए से मैच होता है। इसका मतलब ये हुआ कि रश्मि के टुकड़े बाथरूम में ले जाके किए गए। ये है कार के ब्लड रिपोर्ट। ये जो मोंटी की वैन में 2 ब्लड ग्रुप मिले हैं, इसमें से एक रश्मि के ब्लड ग्रुप से मैच होता है। इसका मतलब ये हुआ कि रश्मि की लाश ठिकाने लगाने के लिए मोंटी की वैन का इस्तेमाल हुआ है। ये दूसरा ब्लड किसका है? अब तुम्हारा भाई बहन का नाटक हो गया खत्म, विवान ने सब बता दिया। और तुम्हारे बाथरूम से और मोंटी की गाड़ी से रश्मि के खून के निशान मिले। सच सच बता दो, रश्मि के साथ क्या किया, कैसे मारा उसे? मैं ना मारना चाहती थी उससे, पर क्या करती। मोहन ने हाथ उठा दिया था मेरे पे। हम ये घर अभी छोड़ के जाओगे। और शाम को बैग लेकर घर से जाने लगा। क्या है ये सब? मैं कहीं नहीं जाने दूंगी तुझे। उसने विजय से शादी करने के लिए बोला, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी मनमानी करेगा। कहीं नहीं जाएगा। अरे क्या नहीं किया तेरे वास्ते? शादी की उससे, ताकि लोगों को हम पे शक ना हो। और आज उसी के साथ तू भाग के जाएगा। मजबूर कर दिया तुम्हें मैं। एक रात भी आराम से नहीं रहने दिया। बहुत उतावली हो रही है। तुमने मैं भी आई हूँ। अरे खुश कर देता तुम्हें मैं।
पैसे दे रहा था ना तेरे शौक पूरे करते ही, पर ना सब कुछ चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, गंद मचा दिया इस घर में। तो इसकी वजह से बात सुना रहा है ना मुझे, आज मैं इसे छोड़ूंगी। इसने कुंदन ने एक सलाह दी। मैं मोंटी की वैट भी ले आया और उसके टुकड़े बोरी में भर के अलग अलग जगह फेंक दिए। मोहन के साथ क्या किया? मोहन तो ठीक है ना? ठीक तो है ना तू? रश्मि एकदम ठीक है, एकदम ठीक। ले पानी पी ले। उसकी बॉडी को कैसे ठिकाने लगाया? मोहन को भी उसी वैन में डालकर हम नदी में फेंक दिया। यादव, इसका मतलब मोंटी की गाड़ी में जो दूसरा ब्लड था मोहन का था, और ये रश्मि और मोहन का मोबाइल और उनकी बाइक चेतन के घर पे कैसे पहुंचे? और फिर ये विवान को कैसे छोड़ा, कहाँ छोड़ा, उसका क्या किया? मैंने विवान को नशे की गोली दे रखी थी, फिर मैंने रश्मि के और एक कुंदन ने मोहन के कपड़े पहनकर विवान को बेहोशी की हालत में मोटरसाइकिल पे बिठा के महेंद्रगढ़ की सड़क पे छोड़ दिया और फिर मोटरसाइकिल को चेतन के घर के पास खड़ी की और रश्मि और मोहन का फोन वहीं बंद करके नाले में फेंक दिया। मैंने रश्मि और चेतन के बारे में मोहन से पता लगा। प्यार दुनिया की सबसे सुंदर चीज है, चाहे वो किसी के बीच में भी हो, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, चाहे फिर दोस्ती क्यों ना हो। लेकिन रति और मोहन ने इस रिश्ते का भी दुरुपयोग किया। जिस दिन से इन दोनों का नाजायज रिश्ता शुरू हुआ, क्राइम ने तभी से दस्तक देनी शुरू कर दी थी और ये दस्तक बार बार मिल रही थी। रति, मोहन और रश्मि तीनों को ये दस्तक मिली, लेकिन जब तक एहसास होता तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इस लापरवाही का भुगतान मोहन और रश्मि को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। बेचारा विवान इसमें बेकार में पिस गया। इसलिए जब भी कोई अनैतिक सी इच्छा मन में जन्म ले, आपको सतर्क हो जाना चाहिए और उस दस्तक को सुनते हुए उससे दूरी बना लेनी चाहिए। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।